ओके ओके ओके, चलो देखो 2019 जून रुक्मणी स्टोर्स, ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा। अच्छा, फिर उसमें वो स्टॉक अकाउंट अपन ने बनाया था, वो मैच नहीं कर रहा था, लेकिन इसका कोई क्लू भी नहीं है। हम ये मान सकते हैं फिर या तो कि भाई यहाँ पे अगर आपको बैलेंस लास्ट में 5,10,000 ही दिखाना है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा फिर, एक्स्ट्रा स्टॉक है। हमारे अकॉर्डिंग तो 5,06,000 होना चाहिए, वो 5,10,000 है, तो स्टॉक सरप्लस दिखाया जाएगा फिर उस चीज़ को, ठीक है ना। और स्टॉक सरप्लस भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो स्टॉक गिवन है उसी को ही यूज़ कर लें। ये इनकी मिस्टेक है, कोई ऑप्शन नहीं है इतना। चलिए अब देखो उससे और आगे बढ़ते हैं। और कोई ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन? ये तो सर, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, तो ये तो तीसरा वाला मेथड है, फाइनल अकाउंट्स वाला मेथड। तीन मेथड थे जो हमने गौर से पढ़े थे, कौन कौन से, डेटा, स्टॉक डेटा और फाइनल अकाउंट मेथड। और फाइनल अकाउंट के अंदर भी कॉस्ट मेथड भी था, होलसेल प्राइस मेथड भी था। अच्छा, तो ये तो अभी नहीं सीखा सर हमने। ये रहा, इन द बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच अकाउंट 2017 जून, प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। चलिए ये ट्राई करते हैं। एक ही तरह की क्वेश्चन बार बार करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, और कुछ नहीं है। प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंड डेट। इजी लग रहा है मुझे। एचओ सप्लाई कैसे कर रहा है गुड्स, कॉस्ट प्लस 25%। देखो जी क्या क्या है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो भी कैसे, आईपी पे। ओके, डेटर है, पेटी कैश है, तो ये हो गया अपना 1। अब तो तुमको भी याद होने लग गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ओके, आईपी पे है तो लोडिंग हट जाएगा। गुड्स रिटर्न टू एचओ, कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बैड डेट, अलाउंसेस, रिटर्न इनवर्ड, चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ओके, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 आईपी, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग पैटी कैश 7th नंबर। 6 नंबर गायब है, बना लोगे ब्रांच कैश अकाउंट बनाकर कि भैया एचओ को कितना पैसा भेजा है। ओके सर, ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, हम घर पे ही कर लेंगे। ओके, हो गया था क्या, सेम डेटा है क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 8 जरा देखो सब लोग जाके नोट्स में, एकदम डिट्टो, कोई चेंज नहीं मिला तुमको, यही प्रॉफिट है 3,000 रुपए का। ओके, तो सर ये तो डन है हमारी तरफ से, ठीक है। और पहले चलते हैं, ये स्टॉक एंड डेटर मेथड का क्वेश्चन है, ये स्टॉक एंड डेटर मेथड का क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे हैं वही, स्टॉक एंड डेटर मेथड। ये देखो क्वेश्चन शानदार 12 नंबर का, स्टॉक एंड डेटर मेथड का है ये। इस एक में अपन सब कुछ सीख जाएंगे। हाँ जी, फिर उससे पहले ये लग रहा है ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन। चलिए देखो, 2014 जून 5B, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जैसे ही ब्रांच अकाउंट बोला मैं समझ गया कौन सा मेथड, डेटर मेथड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्टॉक एंड डेटर मेथड में ब्रांच अकाउंट नहीं बनाएंगे, वहां पे बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट, ऐसे बनेगा, तो ब्रांच अकाउंट नहीं बनेगा। तो जैसे बोला ब्रांच अकाउंट में समझ गया कौन सा मेथड, डेटर मेथड। इन द बुक्स ऑफ एचओ एंड ऑल्सो डेटर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। डेटर अकाउंट तो हम बनाते ही थे ना मेमोरेंडम, इस बार इसने बोल दिया कि यार डेटा अकाउंट बना दो, ठीक है। द यूनिक शू स्टोर्स हैज एन ओल्ड ब्रांच एट कानपुर। Goods are invoiced at branch at 25% profit on cost price. ओके, तो इनवॉइस वैल्यू क्या हो गया है, 125, 100 रुपए का कॉस्टिंग, तो 125 रुपए का इनवॉइस वैल्यू। द ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू द एचओ। ओके, जैसा पैसा आपके पास है आप हमको हैंड टू हैंड भेज देना, अपने पास पैसा नहीं रखने का। जैसे लास्ट क्वेश्चन में रह गया था ना अपने पास, ब्रांच कैश में लास्ट में बैलेंस बचा हुआ रह गया था,
इसने बोला कि पैसा अपने पास नहीं रखना, तो मतलब ब्रांच कैश में कोई बैलेंस नहीं बचने वाला है। ओके, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय एचओ, सारे खर्चे हम ही करेंगे, एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर मीट बाय द ब्रांच मैनेजर, पेटी एक्सपेंसेस आप कर देना। ओके, तो पेटी एक्सपेंसेस कहां से करेंगे हम? जो डेटा से पैसा आएगा, कैश सेल्स करने से पैसा आएगा, उसमें से पेटी एक्सपेंसेस कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा हुआ पैसा है वो एचओ को भेज देंगे, सिंपल, डेली बेसिस पे। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2013, इनवॉइस वैल्यू आपको दे रखा है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, बताओ, पैसा रखना नहीं है फिर भी पैसा रखा है, चलो कोई ना, अब क्या कर सकते हैं। ओपनिंग, ये क्या हो गया, 1, इनवॉइस वैल्यू पे है तो लोडिंग हटानी है। गुड्स सप्लाइड बाय एचओ टू फॉर द ईयर, ओके, 3 नंबर, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू एचओ 4, गुड्स रिटर्न बाय डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर, नो, हाँ जी, एचओ को थोड़ा ना लौटाया है, ब्रांच को ही तो लौटाया है, तो सेल्स से रिटर्न हुआ ये। ओके, डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर, नो, कौन बोला? क्लोजिंग एसेट, ओके, कैश सेल्स, नो, क्रेडिट सेल्स, नो, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 5 टू बैंक। ओके, कौन कौन से के लिए एक्सपेंसेस पे किया, रेंट हुआ, सैलरी हुआ, स्टेशनरी हुआ, ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर ड्यूरिंग द ईयर, ओके, तो इसको यहां पर रिकॉर्ड करना है क्या? नो, ब्रांच और एचओ के बीच का ट्रांजेक्शन थोड़ी ना ये कोई, तो कैश अकाउंट में चला जाएगा, कैश में कम होके बाकी का पैसा एचओ को चला जाएगा। ओके, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 7, ओके, 7th, नाउ 14,000 हो गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इससे अपने पास अगेन क्या आ जाएगा, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस। करें शुरू, चालू हो जाओ। इन द बुक्स ऑफ यूनिक स्टोर्स, हाँ, यूनिक शू स्टोर्स, कोई देखेगा थोड़ी आंसर को, ट्राई करो। हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, मैं कुछ नहीं बताने वाला, हाँ जी, ओपनिंग इनवॉइस पे है, जो माल भेजा वो भी इनवॉइस पे है, तो जो माल बचा हुआ होगा वो भी हम मान लेते हैं क्या, इनवॉइस पे ही होगा, और जो लौटाया होगा वो भी इनवॉइस पे ही होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन। जून 5, हाँ जी, किसी को हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। हाँ, आप देखो सब लोग, सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखा होगा क्या, हाँ जी, चेक करते चलना सब लोग। सबसे पहले आपने ब्रांच अकाउंट में, इन द बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा,
ओपनिंग डेटा लिखा होगा, ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग फर्नीचर लिखा होगा। ये अपना फर्स्ट नंबर। ओपनिंग लाइबिलिटीज था ही नहीं, ठीक है। फिर हमने देखा कि भैया ये स्टॉक किस पे था, आईपी पे था, तो 15,000 का आपने लोडिंग हटाया होगा। लोडिंग कैसे, 15,000 इंटू 25/125, 25% पे है ना, ओके। तो कितना आया, 3,000। तो ये बाय स्टॉक रिजर्व 15,000 इंटू 25/125, 3,000, डन। फिर उसके बाद हाँ जी, थर्ड लाइब्रेरीज था नहीं ओपनिंग, थर्ड नंबर पे टू गुड्स एंड टू ब्रांच। टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना भेजा था, 80,000, और उनसे लौट के आया था 1,000। तो आप इधर टू गुड्स एंड टू ब्रांच 80,000 दिखाए होंगे और क्रेडिट साइड में दिखाए होंगे बाय गुड्स एंड टू ब्रांच 1,000। इन्होंने क्या किया, यही लेस करके नेट दिखा दिया। मैंने एक बार पहले भी बात की थी, ऋतिक ने बोला था, तो मैंने कहा हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ठीक है, अलग अलग दिखाते हैं तो अलग अलग दिखा दो। तो ये हो गया हमारा 3 और 4। अब इस 3 और 4 के लिए लोडिंग भी हटाया होगा। अब आपने लोडिंग 2 बार हटाया होगा, एक बार तो 80,000 का हटाया होगा 25/125, और एक बार 1,000 का हटाया होगा डेबिट साइड में 25/125। दोनों का नेट कितना बचा, 15,800। ये रहा 15,800। इन्होंने एक बार में लिख दिया 79,000 टू 25/125। ऐसा कर सकते हैं सर, ऑब्वियसली इन्होंने किया तो हम भी कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक ही रिटर्न था ना, डायरेक्ट ब्रांच से एचओ को एक ही रिटर्न था, कोई डेटर से एचओ को नहीं था, कोई दूसरी ब्रांच से एचओ को नहीं था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजीली हो सकता है। अच्छा, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर 5 नंबर पे पैसा भेजा था, आपने भी भेजा था, हाँ सर, ये 3 चीजों के लिए हमने पैसा भेज दिया। फिर 6 नंबर पे हमें पैसा रिसीव होना था, पैसा रिसीव होना था, बट पैसा रिसीव कितना होगा एचओ को, वो कैसे पता चलेगा। मैं कहा देखो जी ऐसा है, लिख दो अभी और एक बार खाली छोड़ दो, राइट। आपने भी ऐसे ही किया होगा, बाय बैंक लिख के खाली छोड़ दिया होगा, फिर फिल कर देंगे हम यहाँ पर। फिर 6 नंबर अभी करेंगे। 7 नंबर पे क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, हाँ सर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, कितने का, 14,000 का, ओके। क्लोजिंग डेटर्स आपको दे रखे थे क्या, हाँ सर दे रखे थे। फर्नीचर आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा, फर्नीचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्नीचर ओपनिंग कितना था, 1200, 1200 में डेप्रिसिएशन कितना लगाना था, 10%, तो 120 का डेप्रिसिएशन लग गया और 1,080 रह गया, ओके। फिर ऑब्वियसली आपने स्टॉक किस पे लिखा इस बार भी, आईपी पे, तो आईपी पे लोडिंग हटानी पड़ेगी ना, तो 14,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, ये लो जी 2800, ये भी हो गया। अब और क्या रहेगा, मैंने कहा सर अब तो ये है कि 6 क्लोज एसेट्स भी आ गई है, लाइब्रेरीज है नहीं, सब आ गया, बस पैसा रिसीव करना बाकी रहे, ठीक है, पैसा वाला मामला बाकी रहे। अब पैसे में ये सीन था कि अगर आप ब्रांच कैश अकाउंट बनाओ, अगर इसी को कैश इन हैंड ट्रीट करो और कैश अकाउंट बनाओ तो कैसे होगा। अगर आप ब्रांच कैश अकाउंट बनाते हो, मान लीजिए तब तो ऐसा होता कि भाई ओपनिंग अपने पास कितना 400 है, फिर और कितना आया, फिर उसमें से गया। लेकिन इसने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि डेली क्या करना है आपको वो पैसा, तो इसका मतलब जैसे आपके पास पैसा आया होगा, आप उस पैसे को, जैसे माल बिका होगा उसका पैसा आया होगा, आप उसको क्या कर देते हो, एचओ को भेज देते हो। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, सिंपल, जैसे ही आप, क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कैश सेल्स कितना है, हाँ सर कैश सेल्स का इन्फॉर्मेशन तो है। क्या आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है, नहीं सर, तो हमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हमने डेटर अकाउंट बनाया और डेटर अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी कि ओपनिंग डेटर्स कितने थे, उधारी माल बेचा कितना, सेल्स रिटर्न कितना, डिस्काउंट अलाउड कितना, क्लोजिंग डेटर्स भी हमको दे रखा था। तो हमने बैलेंसिंग फिगर में क्या फाइंड आउट कर लिया, अभी जो डेटर से 30,000 आया है और जो कैश सेल्स आया है, दोनों ही हम 50 और 30 डायरेक्ट क्या कर दिए, एचओ को भेज दिया। क्योंकि उसने कहा था सारा का सारा पैसा डेली बेसिस पे हमको क्या कर देना, हमें भेज देना, तुम्हें जितना खर्चा चाहिएगा हम भेज देंगे, अभी तो तुम्हारे पास है ना, जब खत्म हो जाए तो बोल देना। पेटी कैश में यही तो होता है, एक टाइम टू टाइम पीरियड पे वो पैसा दे देते हैं। अब उनके पास ओपनिंग में तो वो पैसा तो हमने दे दिया, अब हमारे पास ब्रांच के पास ओपनिंग में था 400 और पेटी एक्सपेंसेस कितने हुए अपने
280 के, तो 400 ओपनिंग है और उसमें से 280 के पैटी एक्सपेंसेस हो गए, अभी भी कितना बच गया? यस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें से जो पैटी एक्सपेंसेस हो गए हैं वो हटा दो और बाकी बचा अभी भी बैलेंस कैरेट डाउन 120। ये आपको 120 रुपए कैश इन हैंड में भी दिखाने थे। वो बोल रहा है डेली हम पैसा भेज देते हैं, तो भेज देते हैं, तो भैया पहले क्वेश्चन ये था कि पैसा भेज देते तो ये कहां से आया? इसका मतलब वो पैटी एक्सपेंसेस के लिए पैसे अपने पास रखता है। तो 400 में से अपने पास 280 का खर्चा हो गया, 120 अभी भी बचा हुआ है। और चाहिएगा तो एचओ में और भेज देगा, बट अभी तो हम सारा पैसा जैसे ही हाथ आएगा, चाहे कैश सेल्स हो चाहे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो, वो दोनों पैसा हम किसको भेज देंगे? एचओ को भेज देंगे। डन हो गया सबका? प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया कितना? 10920। ऑनलाइन किसी को दिक्कत? अभी ब्रांच अकाउंट समझ में आया? अभी मुश्किल है क्या? ओके। हाँ रितिका? नहीं, रितिका ने बोल दिया तब ठीक है। नहीं, वो पहले से पढ़ी हुई है और थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा हुआ है उसका, पहले से सीए में नहीं पढ़ी हुई है। हाँ भैया, सीए पढ़ी हुई है, ठीक है ना? तो हाँ ठीक है, डन। उससे पहले और देख लेते हैं। अरे सर वो ये वाला एक और क्वेश्चन है, समय देखना जरा, ये भी देखा देखा लगता है क्या? ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। यस सर। नहीं कॉस्ट प्लस, ऐसे कभी फंस जाएगा। मैं किसी को भी देख के बोल दूंगा देखा देखा लग रहा है या देखी देखी लग रही है, तो भी कहेगा हाँ देखी देखी लग रही है। हाँ, तो 2-4 सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, मुझसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना? हाँ देखो, देख रहा है इफेक्ट, देखो। चलो देखो, हाँ सुनो, ओके सुनो सर, मुझे बताना कि आप ये क्वेश्चन घर पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। स्टॉक 1 अप्रैल 2012, डेटर पैटी कैश, ओके, इनको देख के क्या लग रहा है? ओपनिंग एसेट्स। बैड डेट सर ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। अलाउंसेस नो, ये सब आते हैं डेटर अकाउंट में, ओके। और डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी है, हाँ जी डेटर का ओपनिंग भी है। अब या तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकलवाएगा या फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैलकुलेट करवाएगा। अब तो हमें पता भी चलने लग गया, हाँ, कि क्या करना है। अच्छा सर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है तो पक्का डेटर का क्लोजिंग निकलवाएगा। सर डेटर का क्लोजिंग भी दे रखा है। सब दे रखा है, टेंशन नहीं। अच्छा कैश सेल्स यहाँ रिकॉर्ड नहीं, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिकॉर्ड होगा, हाँ जी, नंबरिंग 3rd, गुड्स रिटर्न टू एचओ 4th। अब तो हम एक चीज और सीख गए सर, माइनस करके डायरेक्ट दिखा देते हैं हम, है ना? हाँ जी, ओके, लोडिंग एक बार ही हटाना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर इसने बोला रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब इसके पास खर्चे बता रखे हैं। तो खर्चे के लिए पैसा किसने दिया होगा? ऑब्वियसली कहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कैश बैलेंस वगैरह मेंटेन करता नहीं है, पेटी कैश ही मेंटेन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो पैसा कहाँ से आया होगा? एचओ से आया होगा, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है तो हम ये भी मान सकते हैं कि भैया जो हमने कैश सेल्स किया, हाँ, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ, उसमें से हमने ये सब खर्च कर दिया और बाकी का पैसा एचओ को भेज दिया। लेकिन इन्होंने अभी भी मान रखा है क्या, इनका सेम पैटर्न रहता है ना, पैसा भेजा तो ये 5 नंबर, ओके। तो इन्होंने पहले पैसा भेजा फिर हमने ये खर्चा कर दिया, ये तो पैसा आया और गया, सिंपल। स्टॉक क्लोजिंग है, डेटर पैटी कैश, ये सब अपने को एसेट्स दे रखी है, नंबरिंग 7, 6 नंबर अपने को कैलकुलेट करना होता है कि हमने, हाँ, एचओ को कितना पैसा भेजा, ओके। और 8th है नहीं, 9th अपने आप आ जाएगा P&L में। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। अच्छा ये इनवॉइस पे है तो भैया भेजा भी तो फिर इनवॉइस पे ही होगा, हाँ, ये साथ में और लिख देता, नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग इनवॉइस पे है तो ऑब्वियसली जो भेजा है वो भी इनवॉइस पे ही होगा, तो लोडिंग हटेगा। तो क्या घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे? 25 इजी क्वेश्चन है,
तो ये क्वेश्चन आपको घर पर करना है। तो सर ब्रांच का क्वेश्चन आया एग्जाम में, लेकिन ये डेटर मेथड वाला आ जाए, है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा वाला पढ़ोगे तो भी भगवान करे यही बोलो तुम कि हमारे लिए अच्छा हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो और आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन करना है आपको घर पे? 13 दिसंबर 5B, 13 दिसंबर 5B, पेज नंबर 405। चलिए अब एक और देखते हैं, ये भी ब्रांच अकाउंट ही बता रहा है। 2013 जून 2B, 13 जून 2B, a company with its head office at Kolkata has a branch at Chennai. The branch receives all goods from HO who remit cash for all expenses. अच्छा, गुड्स भी वहीं से आता है, पैसा भी वहीं से आता है खर्चे करने के लिए। टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 6,50,000, जिसमें से 75% क्या क्रेडिट है, बाकी कैश हो गया। अदर डिटेल्स फॉर चेन्नई ब्रांच आपको दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी है, डेटर भी है और पेटी कैश भी है। पेटी कैश में क्लोजिंग डैश लगा रखा है, इसका मतलब होगा नहीं, वरना क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, हम तो डैश लगाने का मतलब नील। ओके, पेटी कैश सेंट बाय एचओ, बाकी इसका कुछ भरोसा नहीं होता, अपन चेक कर लेंगे। पेटी कैश सेंड बाय एचओ, कितना भेजा? 3,000, बट 2,500 क्या हो गया? स्पेंड फॉर द पेटी एक्सपेंसेस। अच्छा, 250 ओपनिंग था, 3,000, हाँ 3,000 उसने भेजा पेटी कैश, तो 3,250 हो गया। अब 250 ही खर्च किया, तो बाकी तो पढ़ाई होगा फिर तो। बदमाश है तुम्हारी तरह। हाँ, 750, डैश लगाने की जगह इसको क्या लगाना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ 45,000 आर एक्चुअली स्पेंड बाय द ब्रांच। ओके, ब्रांच ने एक्चुअली खर्चे कितने किए? 45,000 के किए, तो वो तो एचओ ने भेजे होंगे, उसी में से कर दिए, उसने ऊपर बोला है कि एचओ खर्चे भेजता है। ठीक है, ऑल सेल्स आर मेड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। अच्छा जी, माल बेचते कैसे हैं? हाँ, बेचते कैसे हैं? कॉस्ट में 25% जोड़कर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर चेन्नई ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड। कर सकते हैं क्या? करो ट्राई, कर लो कर लो। घर पे कितने करोगे? एक दे दिया घर पे, घर पे पार्टनरशिप भी तो पढ़नी होती है। हाँ, दो 2013 जून 2B, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। अरे छोटा ही है, तो शक करता है। ये देख, इतना सा है। पेटी कैश बना लो, डेटर बना लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड भी निकाल लो। हाँ, क्यों निकाल रखा है वो तुम जानो। बनाओ तुम तो, ब्रांच अकाउंट बनाओ। जहां जहां जो जो जरूरत पड़ेगी वो सब कैलकुलेट कर लेंगे। 1 से लेकर 9 तक आइटम लिखना तो चालू करें। हाँ, मेरी जरूरत पड़ेगी क्या तुमको? ओके, देखो करो आराम से। सर बताओ, अब आप ही बता दो। और मैंने कहा सुनो 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 सुनो, हमने क्वेश्चन के डेटा पढ़े और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, फिर क्या हुआ? मैं कहा सर नंबरिंग लगाते हैं। देखो, सबसे पहले हम ओपनिंग एसेट्स लिखा करते हैं ब्रांच अकाउंट में, तो हम आपने लिखा होगा इन द बुक्स ऑफ एचओ, चेन्नई ब्रांच अकाउंट। ओके, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, डेटर और पेटी कैश, ये आपने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया होगा। डन? हाँ सर, ये वाला पार्ट कंप्लीट है।
सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखते हो, क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग लाइबिलिटीज, बट वो थी नहीं। अच्छा एक चीज जो तुमको फेस करनी पड़ी, तुम सबने सोचा क्या कि ये जो लाइन लिखी हुई है सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25, कॉस्ट प्लस 25 देखा नहीं कि सबने मान लिया कि इनवॉइस वैल्यू 125 है, इनवॉइस वैल्यू है ही नहीं, ठीक है ना, इनवॉइस वैल्यू है ही नहीं। ओके ये सेल वैल्यू है 125 पे, आपने ब्रांच ने अपने डेटर्स को माल भेजा है, बेचा है 125 रुपए में, तो इनवॉइस वैल्यू का कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि कॉस्टिंग पे ही माल भेजा हुआ, एचओ ने ब्रांच को जो माल भेजा वो कैसे भेजा, एट कॉस्ट, तो आपको लोडिंग हटाने का कोई झंझट नहीं था। अच्छा तीसरा नंबर पे आपको लिखना था क्या, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, मैंने कहा टू गुड्स एंड टू ब्रांच तो है ही नहीं, माल ब्रांच ने बेचा कितना वो दे रखा है 6,50,000, 6,50,000 का माल बेचा, सेल्स है बाय द ब्रांच, और बेचते कैसे हैं, कॉस्ट प्लस 25%। इससे मुझे फाइंड आउट करना था कि एक्चुअली ब्रांच को माल भेजा कितना गया था, तो इसके लिए मुझे ऑब्वियसली स्टॉक का डिटेल देखना पड़ेगा। अब या तो स्टॉक का अकाउंट बना लो, या तो स्टॉक का अकाउंट बना लो, ठीक है, या फिर एम ही कैलकुलेट कर लो, दोनों तरीके होते हैं। अच्छा सर स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे तो क्या होता है, कितना आया कितना गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अच्छा सारा स्टॉक कैसे भेजा जा रहा है, एट कॉस्ट ही तो है, तो हम इस तरीके से ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना सकते हैं। बनाया कभी ब्रांच स्टॉक, कौन बोल रहा है ये नहीं, कभी बोला मैं, है ना। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग में, अच्छा जितना स्टॉक आएगा इधर प्लस जो जाएगा इधर माइनस, कितना ओपनिंग 4,000, ओके जी, फिर और कितना आया, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच पता नहीं कितना है अभी तक, हाँ जी कितना लौटाया वो भी कुछ नहीं आइडिया है। अच्छा तो या तो हम एचओ को देते हैं या फिर बेच देते हैं, अच्छा बेच देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट हमको तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद है एक बार लिखा भी था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो हमने पहले सीखे थे क्वेश्चन, इनटू कॉस्ट अपॉन सेल वैल्यू। ओके तो सेल वैल्यू कितने रुपए का था, 6,50,000, और बेचते कैसे हैं 125 पे, और मुझे चाहिए उसका कॉस्टिंग 100 रुपए, कितना हुआ 5,20,000। ओके तो मैंने 5,20,000 का माल बेच दिया, अभी भी मेरे पास बचा हुआ कितना है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस 30,000। ओके जी क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। ओके तो टोटल लगा दीजिए और बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 546, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यस सर, हाँ जी किसी को बनाना है तो बना सकते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, या फिर आप वैसा ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स एंड टू ब्रांच माइनस क्लोजिंग करके भी आप सीओजीएस का इक्वेशन बनाकर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ब्रांच स्टॉक की आदत पड़ी हुई है, 2 बार हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है ना, 3 बार, 2 बार तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग और 1 बार स्कैनर में भी किया था, लेकिन हाँ स्कैनर ने धोखा दे दिया था क्वेश्चन हाँ बनाने के अंदर उन्होंने, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट जिससे आपने फाइंड आउट क्या कर लिया, टू गुड्स एंड टू ब्रांच 546, और इसको हम कहाँ लिख देंगे, ब्रांच अकाउंट में लिख देंगे। ये हमारा हो गया 3rd नंबर। डन, ओके जी ठीक है, फिर ये हमने लिख दिया यहाँ पे 3rd नंबर पे, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। फिर हमें क्या चाहिए 4th नंबर रिटर्न वाला, वो तो है नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हमने सिर्फ भेजा, इसी में आ गया है, जो भेजा माइनस जो लौटाया सब कुछ यही है। ओके 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नंबर पे पैसा कितना भेजा, पैसा सर देखो कितना भेजते हैं ये लोग, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं ब्रांच के यहाँ 45,000 के, और इसने बोला था कि हेड ऑफिस ही रेमिट करता है, हेड ऑफिस ही है वो जो सारे खर्चों के लिए पैसा भेजता है, तो 45,000 तो ये हो गए, और पेटी कैश भी भेजा था ना,
3,000 का तो 45 और 3 48,000 का टू बैंक आ जाएगा। टू बैंक 48,000 का, ओके, टू बैंक 48,000। कौन सा नंबर? 5th नंबर, ठीक है जी। उसके बाद 6 नंबर, ब्रांच ने एचओ को कितना भेजा, दे रखा है क्या? नहीं सर, ब्रांच ने एचओ को कितना भेजा। अब इसके लिए हम ब्रांच कैश अकाउंट बना सकते हैं क्या? ओके, ब्रांच कैश और पेटी कैश वगैरह हम बना सकते हैं। ब्रांच कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और ऐसे ही पेटी कैश भी बना लेते हैं। ब्रांच पेटी कैश। अच्छा, डेटर अकाउंट भी तो नहीं बनाया हमने, तो डेटर अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा। जरूरत है क्या डेटर अकाउंट बनाने की? क्या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तुमको लगता है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटा गिवन नहीं है इस बार, ओके। ये पेटी कैश, और ऐसे ही ब्रांच डेटर, ये सब मेमोरेंडम अकाउंट्स हैं। यहां पर सबके आगे हमें क्या लिख देना चाहिए? मेमोरेंडम। ओके, ब्रांच डेटर की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 4,000 तो स्टॉक का था। 45,000, कौन बोला था 4,000? हाँ जी, ओके। फिर उसके बाद हमने डेटर को माल बेचा, टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स दे रखा है क्या? देखो, अच्छा जी, इसका मतलब हमें क्रेडिट सेल्स भी कैलकुलेट करना है। हाँ सर, 6,50,000 है, जिसमें से 75% क्या है? ऑन क्रेडिट बेसिस। तो 6,50,000 इंटू 75% कितना हुआ? 487,500। ओके, फिर डेट अकाउंट में और क्या आता है? बैड डेट हो गया, अलाउंसेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, और कैश। कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। कोई बैड डेट नहीं, कोई अलाउंसेस डिस्काउंट कुछ नहीं, कोई सेल्स रिटर्न नहीं। क्लोजिंग बैलेंस कितना? 30,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30,000। बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कितना? 502,500, ओके जी, 502,500 बाय कैश या बैंक, ओके। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। नाउ ब्रांच डेटा बना लिया। ब्रांच कैश और की बात करते हैं। क्या ओपनिंग में कोई कैश था इसके पास? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या पेटी कैश में कोई बैलेंस था? कितना? 250, ओके जी। कैश कहां कहां से आया इसके पास? मैंने कहा देखो जी, एचओ ने भेजा होगा, टू एचओ। कैश आया एचओ से, कितना आया? 45,000 तो खर्चा करने के लिए, और 3,000 पेटी एक्सपेंसेस के लिए। टोटल 48,000 का हमारे पास पैसा आया, कैश आया। अच्छा, कैश सेल से भी तो आया होगा। कैश सेल्स कितनी थी? 6,50,000 का 25% कितना होता है? 16,2500। अच्छा, अपने डेटर से भी तो आया होगा। ब्रांच डेटर से कलेक्शन अभी देखा था, कितना आया था? 502,500, ओके। तो कैश में बेचने से आ जाता है, अपने डेटर से कलेक्ट हो जाता है, एचओ से आ जाता है, बस, ओके। उसके बाद जाएगा कहाँ पर? खर्चे जहाँ जहाँ हुए हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस 45,000 के तो खर्चे ही हो गए थे, ओके। बाय ब्रांच पेटी कैश, जो पैसा पेटी कैश के लिए मिला था उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पेटी कैश में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 3,000। यही हमारा तरीका रहता है, कैश में लेते हैं फिर पेटी कैश में ट्रांसफर कर देते हैं, ओके। 3,000। फिर उसके बाद कुछ क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है क्या? नहीं दिखा रखा, ओके। सर ओपनिंग नहीं था तो हम क्लोजिंग भी
नहीं मानते, सारा का सारा पैसा क्या कर दोगे, एचओ को रेमिट कर दोगे, रेमिटेंस टू एचओ। कितना, 665,000। ओके जी, ये बैलेंसिंग अमाउंट आ गया हमारे पास 665। सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, मैंने कहा हाँ। देखो क्या होता है, खर्चे का पैसा एचओ भेज रहा है ना, खर्चे का पैसा एचओ भेज रहा है, तो तुम्हारे पास कैश रख के क्या करना है, कुछ नहीं। इसका मतलब तुम्हारा जो कैश सेल्स है प्लस कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, उन दोनों को लिख दो वहां पे रेमिटेंस में, तो डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है ना, वो प्रैक्टिस से हो जाता है। लेकिन ठीक है, हम लोगों को कभी कभी ये गड़बड़ कर देता है ना, कुछ टिपिकल बना देता है, इसलिए हम ब्रांच कैश भी बना देते हैं, जैसे ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस वगैरह तो आदत में तो रखें ब्रांच कैश बनाना। अच्छा, पेटी कैश ओपनिंग था, उससे हमने क्या किया, ब्रांच कैश से कुछ पैसा ट्रांसफर किया है क्या, हाँ सर ब्रांच कैश से 3,000 रुपए आए थे वहां से एचओ से, तो हमने पहले कैश में डाले, अब कैश से हम कहाँ डाल रहे हैं उसको, पेटी कैश में डाल रहे हैं। ये पेटी कैश का बैलेंस बढ़ गया 250 प्लस 3,000। उसमें से कुछ पेटी एक्सपेंसेस हुए हैं क्या, ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 2500। ओके, बाकी बैलेंस कैरिड डाउन 750। ठीक है जी, ये लो जी, अब हमें बन गए हमारे स्टॉक अकाउंट भी हो गया, डेटर अकाउंट भी हो गया, कैश भी हो गया और पेटी कैश भी हो गया, 4 ही बनाते जा रहे हैं बार बार। ओके डन। अब जो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो लिख देते हैं। क्या क्या चाहिए थी हमें, सर हमारा 1 हो गया था, 2 हो गया था और 3 लिख ही दिया था और 4 लिखना नहीं था और 5 हो गया था। 6 नंबर बाय बैंक 6,65,000 आ गया था। ब्रांच कैश में एचओ को कितना भेजा, दिस वन 6,65,000। ओके दिव्यांश, फिर 7 नंबर पे क्या, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट में क्या क्या था, स्टॉक डेटा दे रखा था, पेटी कैश नहीं दे रखा था, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, हमने कैलकुलेट कर लिया 7 नंबर, तो दिस वन ये आ गया 7 नंबर। 8th है नहीं, क्लोजिंग लाइबिलिटीज 9th नंबर जनरल पी एंड एल। हो गया सब कुछ। तो नंबरिंग से पढ़ने का फायदा है कि नहीं है, यहाँ पे फायदा है नंबरिंग से करने का, ठीक है ना, याद हो जाता है। अच्छा 1 2 3 ये सब लिख लिया, कुछ रह तो नहीं गया, सेट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा ब्रांच अकाउंट में, ठीक है ना। लेकिन हाँ, और क्वेश्चन भी अकबर ने अच्छे अच्छे कर लिए अलग अलग तरीके से। इस बार तो हमने गुड्स एंड टू ब्रांच भी कैलकुलेट किया है, तो लेकिन अल्टीमेटली करना क्या था, वही स्टॉक अकाउंट, वही डेटर अकाउंट, वही कैश और वही पैटी कैश, यही 4 अकाउंट है। और बड़ा आसान है, स्टॉक आया गया, डेटर बढ़े कम हुए, और कैश पैटी कैश, पैटी कैश के लिए मैं पहले कैश में डालने का पैसा, फिर वहाँ से पैटी कैश में डालना, फिर पैटी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है ना, फिर बच जाएगा जो बच जाएगा। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, तो ये तो हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले ब्रांच डेटर स्टॉक वाले ही हैं, इससे पहले इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के दे रखे हैं, स्टॉक एंड डेटर मेथड ही है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस 2011 तक पहुंच गए हम लोग, स्टॉक एंड डेटर, फाइनल अकाउंट, बस हो गया डेटर मेथड। ये लो, जिसका ने नहीं लिखा, सिर्फ पैटी कैश ही क्या, चलो लिख लो। हाँ जी, तो चलिए ये हो गया डेटर मेथड, और अब पढ़ेंगे क्या, स्टॉक एंड डेटर मेथड। ये तो अच्छा लगा सर, अब हम चलते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड में। मतलब सीखा था स्टार्टिंग में तो कैसा लग रहा था, एकदम पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। हाँ एसेट्स है, हाँ जी, हाँ अब वापस बैठ गए तो ठीक है, एक तोते उड़ गए थे तो क्या वापस बैठ गए तो ठीक है, ओके चलो। स्टॉक एंड डेटर मेथड, अभी भी तो बना रहे थे ब्रांच स्टॉक ब्रांच डेटर, तो क्या तकलीफ है, कोई परेशानी नहीं है। अब बस थोड़ा सा स्टॉक अकाउंट बड़ा हो जाएगा, हाँ हाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और क्या है। हाँ जी, यहां स्टॉक एंड डेटा मेथड कब यूज होता है पता है, जब वहां पे ट्रांजेक्शन क्या हो,
ज्यादा हो, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब तक तो क्या थे, फिक्स पैटर्न, वही 9 चीजें अपने को लिखना होता था। अब ऑब्वियसली क्या होगा, और भी ज्यादा चीजें हमारे सामने आएंगी। इस ब्रांच ने उस ब्रांच को भेजा, उस ब्रांच से इस ब्रांच को लौट के आया, इतना एबनॉर्मल लॉस हो गया, इतना चोरी हो गया। हाँ जी, हम ग्रॉस प्रॉफिट भी जानना चाहते हैं हमारा, और फिर नेट प्रॉफिट जानना चाहते हैं हमारा। तो ये सारी चीजें, हाँ जी, नहीं नहीं बहुत आसान है। वही चीज, पहले तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, जैसे प्रियंशु ने बोला, ठीक है ना, और फिर वापस बैठ भी जाएंगे, टेंशन नहीं है ना। क्वेश्चन करेंगे ना, और जब वो जो 2014 दिसंबर वाला वो बड़ा वाला क्वेश्चन दिखाया था, जब वो कर लेंगे ना, तब तुम्हारा दिमाग स्टेबल हो जाएगा उस क्वेश्चन को करने के बाद। तब तक सिर्फ और सिर्फ जितना समझ में आए, हाँ, करते जाओ। When there are large number of transactions, this method is used by HO to make efficient control over the branches। पूरा डिटेल के अंदर आप यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग करते हैं। कौन सी ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? अभी भी डिपेंडेंट ही कर रहे हैं। अकाउंटिंग कौन कर रहा है, HO ही कर रहा है, ठीक है। अब कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं यहाँ पे, वहां पे तो सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट में काम हो जाता था, और हद से हद गुड्स एंड टू ब्रांच। कल उनको मैंने घर पे दिया था गुड्स एंड टू ब्रांच बनाना, बनाया था कि नहीं बनाया था, भूल गए, और उसके आगे कंटिन्यू कर भी लिए हैं क्वेश्चंस। गुड्स एंड टू ब्रांच बनाना था ना, लगाना वहां पे भूला का साइन, हाँ, और इधर उधर कहीं मार्जिन में लिखना उसको, बनाना गुड्स एंड टू ब्रांच को छोटा छोटा, या फिर एक फर्रा बना के लगा देना वहां पे, हाँ ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच। हाँ नहीं, भूला अलग से दिख जाएगा वो। चलो देखो, भूला नहीं जानते तुम, शुभम भूला नहीं जानते क्या? भूला कोई भूल गया, अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए वो गोविंद देव जी के वहां जाते हैं ना, शाम के टाइम वो मिलता है ना, ऊपर सर पे लगाने का, ठीक है ना, वो लाके लगाएंगे। बच्चों के लिए होता है ना, वो लाल लाल लाइट जलती रहती है उसमें, डेविल वाला क्राउन है ना, वो लाके इसके लगाएंगे। ये आइडिया भी अच्छा है ना, जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा पूरे दिन उसको वही लगा के बैठाएंगे, ठीक है। या एग्जाम में कम नंबर आएंगे तो नेक्स्ट टेस्ट जब तक अच्छे नंबर नहीं आते तब तक वो डेली उसको लगा के आएगा, ठीक है ना। हाँ, कल लेके आता हूं मैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। हाँ जी, स्टॉक एंड डेटर मेथड, उसको फिर मैं यहाँ पे भी लेके आऊंगा अपने साथ में, ऑनलाइन वाले बच्चे भी तो देखेंगे, ठीक है। हाँ, जिसके नंबर कम आएंगे केवल उन्हीं के लिए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, दो नए हैं। अच्छा सर, ये ब्रांच स्टॉक तो सुना सुना है, ब्रांच डेटर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है, डेटर अकाउंट की तरह ब्रांच डेटर होता है। गुड्स एंड टू ब्रांच तो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम ब्रांच अकाउंट बनाया करते थे, जिसमें हम प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया करते थे, उसकी जगह क्या आ गए हैं, ये दो अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच P&L। जहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट से तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, और ब्रांच P&L से क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, डन। सर ये कैसे बनेगा? और तुमने देखा इसमें एडजस्टमेंट में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, फॉर रिकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुड्स पे जो लोडिंग वाला अमाउंट है वो रिकॉर्ड होता है। मतलब अजब गजब तरीके का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो नॉर्मल मेथड से आएगा वही यहाँ से आएगा, बट तरीका एकदम अलग। सिर्फ और सिर्फ आप लोडिंग लिख रहे हो और कुछ नहीं। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग लिख दिया, गुड्स एंड टू ब्रांच का लोडिंग लिख दिया, है ना। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग। कैसे होता है सर, ये ऐसे कैसे हो जाता है? हाँ, ये प्रॉफिट ही तो है खुद ही, लोडिंग खुद ही तो क्या है, प्रॉफिट ही है भाई। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा कि भैया मैं ना 1,00,000 रुपए का माल भेजा, गुड्स एंड टू ब्रांच 1,00,000 रुपए का माल भेजा, कितना पे, 1,25,000 पे, ठीक है। तो 25,000 की क्या हो गई है, लोडिंग हो गई है। तो
एचओ क्या सोचता है, एचओ ये सोचता है अच्छा ये 25,000 तो क्या हो जाएगा, मैं कमाई लूंगा, मैंने माल भेजा है ₹1,00,000 का और 1,25,000 उसका इनवॉइस प्राइस है, तो 25,000 उस पर प्रॉफिट एलिमेंट हो गया। अब ये प्रॉफिट एलिमेंट तो मैं कमाई लूंगा, तो वो यहां पे लिख देगा ब्रांच एडजस्टमेंट में 25,000, इतना तो मैं कमाई लूंगा। अच्छा लेकिन मान लो उसमें से 20,000 रुपए कॉस्टिंग का माल हाँ ये तो क्या था, एचओ से लेकर ब्रांच, ओके। और अगर ब्रांच से एचओ आ जाए वापस लौटा दे 20,000 का माल, कितना पे 25% जोड़ के बताना, 25,000, ओके। तो 20,000 की कॉस्टिंग का माल तो ब्रांच ने वापस लौटा दिया, इसका मतलब उस पर अब मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा उस ब्रांच से, तो उसका लोडिंग मैं वापस इधर लिख दूंगा 5,000। तो जो 25,000 का मैं प्रॉफिट सोच रहा था, मैंने माल भेजा था, उसमें से 5,000 का तो वापस आ गया, 5,000 रुपए की प्रॉफिट वाला माल तो वापस आ गया, ओके जी। तो ये तो आ गया लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, ये आ गया लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, ओके। अब हुआ क्या, वहां पर जो ब्रांच माल बेचता है वो 1,25 पे नहीं, मान लो वो माल बेचता है कितने पे, और थोड़ा सा ज्यादा पे, 10% और जोड़ के बेचता है, मान लो 10% और जोड़कर बेचता है। तो आप क्या सोचोगे, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, 1,00,000 में से 20,000 का तो माल लौटा ही दिया ना, बाकी बचा 80 में से मान लीजिए आपने 75,000 का माल, 75,000 की कॉस्टिंग का माल आपने बेच दिया। कितने में बेचा, मैंने कहा देखो जी 75,000 की कॉस्टिंग थी, इसकी इनवॉइस प्राइस थी, 25% जोड़ो कितना आ रहा है 93,750, और हम इसमें 10% जोड़कर बेच देते हैं, सेल वैल्यू 103,125। तो अब एचओ क्या लेने लगा, एक और सपना लेने लगा, मैंने कहा अच्छा यहां से यहां वाला भी तो मेरा ही प्रॉफिट है, ये भी तो मेरा ही प्रॉफिट है, कितने रुपए का 9375, ये भी प्रॉफिट की लाइन में जुड़ा है कि नहीं जुड़ गया, हाँ सर ये भी प्रॉफिट की लाइन में जुड़ गया है। कि बाकी तो हमने पहले ही देख लिया था, जो माल भेजा था उसमें 25,000 का प्रॉफिट कमाएंगे हम, लेकिन माल लौट के आ गया, उसमें से 5,000 का प्रॉफिट वाला माल तो लौट के आ गया, तो अभी हमको लग रहा है हम 20,000 का प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन जो माल भेजा हुआ है उसमें क्या हुआ, हमने एक्चुअली जो बेचा है उस पर 10% और कमाया कि नहीं कमाया, तो ये भी एचओ का प्रॉफिट हो गया। हाँ जी ब्रांच का हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तो एचओ का हो गया ना, ब्रांच किसकी, एचओ की, ठीक है ओके। तो ये भी प्रॉफिट कमाएंगे, तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अच्छा मान लो सर वो कहाँ गया माल, अभी भी 1,00,000 में से 20 तो वापस आ गया था, 80 में से 75 का बेच दिया था, और 5,000 का बचा हुआ भी हो सकता है, उस पर भी लोडिंग हटानी पड़ेगी, उस पर भी लोडिंग हटानी पड़ेगी, क्योंकि जो बिका ही नहीं है वो करंट ईयर में तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, उसका भी लोडिंग हटेगा। या फिर मान लो वो 5,000 का माल एबनॉर्मल लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो उसकी भी लोडिंग हटेगी कि नहीं हटेगी, उस पर जो प्रॉफिट कमाने वाले थे वो भी कमाएंगे या नहीं कमाया, नहीं सर वो भी खो दिया। तो 5,000 का क्या हो गया, मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस हो गया था, एबनॉर्मल लॉस 5,000 की कॉस्टिंग का माल, तो इस पर इसका आईपी कितना था 5,000 प्लस 25%, 6250, इसका लोडिंग अमाउंट कितना था 1250। मैंने कहा सर ये तो नहीं कमाया, ये तो भैया एबनॉर्मल लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ये तो प्रॉफिट नहीं कमाया। तो हमारा अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा, नेट 25,34,375 माइनस 6,250, 28,125, और इस अकाउंट का नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया इसका रोल, ब्रांच एडजस्टमेंट का रोल समझ में आया, हाँ जी लिख तो बाद में भी लेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट का रोल यही है कि भैया हमको लोडिंग देखना है, कि भैया हाँ ब्रांच एचओ क्या क्या सोचता है, भैया जो जो माल ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे पास पड़ा है या जो माल हमने और भेज दिया इस पर हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब जो हमने आईपी में भेजा वो तो प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर ही लिया, प्लस अब तुम आईपी से ज्यादा में बेचोगे अगर, तो वो भी हमारा ही प्रॉफिट है। तो जितना जितना प्रॉफिट अब एचओ सोचता जाएगा वो इसके क्रेडिट साइड में आता जाएगा, और जितना जितना से प्रॉफिट कम होता जाएगा, तुमने हमको माल वापस लौटा दिया, वो तो तुम बेच नहीं पाओगे, अब उतना कम कर दो। कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया उतना कम कर दो, कोई नॉर्मल लॉस हो गया वो तो कंप्लीट अमाउंट कम कर दो।
सर एबनॉर्मल लॉस के अंदर आपने लोडिंग लिखा, सब जगह आपने लोडिंग का अमाउंट लिखा और ये लोडिंग से ऊपर वाला अमाउंट, नॉर्मल में पूरा ही क्यों लिख देते हो? नॉर्मल लॉस अगर हो जाता है, मान लो नॉर्मल लॉस हो गया, तो आप सिर्फ लोडिंग नहीं पूरा का पूरा आईपी लिख दोगे। क्यों? नॉर्मल लॉस में पूरा अमाउंट क्यों और एबनॉर्मल में सिर्फ लोडिंग क्यों? नॉर्मल अकाउंटिंग याद करो, नॉर्मल अकाउंटिंग याद करो। सुनो, एबनॉर्मल में सिर्फ लोडिंग वाला अमाउंट, नॉर्मल में क्या? कंप्लीट वाला अमाउंट। कौन सा वैदई? कंप्लीट। किसमें? नॉर्मल में। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, अब ऐसा क्यों होता है? सुनो, कभी तुमने एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर की अकाउंटिंग पढ़ी है? नॉर्मल वाली पढ़ी है ना? लॉस बाय फायर, मान लीजिए 10,000 का नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, गुड्स का नुकसान हो गया 10,000 का। फिर आप करते थे क्या? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते थे, ठीक है ना? ओके, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते थे, तो आप इसमें क्या करते थे? हाँ जी, चलो इंश्योरेंस कंपनी का तो अभी और बाद में देखेंगे। चलो मान लो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, मान लो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो आप इसको कहाँ डाल देते थे? P&L अकाउंट में डाल देते थे। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो जो कंप्लीट 10,000 रुपए की कॉस्टिंग, ये क्या थी? कॉस्टिंग। वो पूरी की पूरी कॉस्टिंग कहाँ चली गई है? किसको इफेक्ट किया? P&L अकाउंट को इफेक्ट किया। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट वाला पार्ट है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता। जीपी कहाँ कैलकुलेट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट वाला पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता, वो कहां शो किया जाता है? P&L अकाउंट में लॉस शो किया जाता है, वो आपके नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। पढ़ा है अपन ने? हाँ सर, कभी ट्रेडिंग में दिखाया है कि टू लॉस बाय फायर? नहीं दिखाते सर। P&L में दिखाते हैं टू लॉस बाय फायर। हाँ जी, ओके सर। ट्रेडिंग में भी तो करते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ क्या किया जाता है? उसका हिसाब दिया जाता है, उसका हिसाब दिया जाता है कि भैया मैंने इतने का माल खरीदा था और उसमें से क्या हो गया है, इतना तो क्या हो चुका है? लॉस बाय फायर। या तो डेबिट में से लेस करके दिखा देते थे या क्रेडिट में दिखा देते, वो सिर्फ हिसाब दिया जाता था। बट एक्चुअली जो लॉस वाला अमाउंट है वो कहाँ शो किया जाता है? P&L में। आपके प्रॉफिट कौन से कम किए जाते हैं? P&L वाले कम किए जाते हैं। लॉस बाय फायर ट्रेडिंग में दिखाया इसीलिए जाता है ताकि इसका इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे ना जाए। मान लीजिए आपने माल खरीदा, कितने का? 10,000 का। हाँ, 1,00,000 का, 1,00,000 का माल खरीदा, उसमें से 10,000 का क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया है बाय एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, बाय एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर। कितने का? 10,000 का। और बाकी का तुमने माल बेच दिया बाय सेल्स। कितने का था बाकी का माल? 90,000 का था सर। बेचा कैसे? मान लीजिए उसमें 50% जोड़कर बेच दिया आपने। नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो 90,000 प्लस 50% कितना होता है? 135। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा? जीपी 45,000। ओके, और वाकई में आपने 90,000 के माल पे कमाया कितना है? 45,000 ही तो कमाया है। 90,000 में 50% जोड़ के कमाया ना, तो आपने 45,000 कमाया। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस ने आपके जीपी को इफेक्ट नहीं किया है। समझ में आया ये वाली चीज? अच्छी चीज है, दिमाग लगाने वाली। एबनॉर्मल लॉस आपके जीपी को इंपैक्ट नहीं करता। फिर क्या होगा? जब आप P&L बनाते हैं तो P&L में आप इधर लिखेंगे बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 45,000। फिर इधर लिख देते हैं टू एबनॉर्मल लॉस, कितना? 10,000। और टू नेट प्रॉफिट कितना? 35,000। इसका मतलब ये लॉजिक याद रखना, एबनॉर्मल लॉस आपके नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस जो था टोटल अमाउंट, उसकी कॉस्टिंग वाला पार्ट तो P&L को इंपैक्ट करता है, ट्रेडिंग को इंपैक्ट नहीं करता। तो इसलिए ट्रेडिंग को इंपैक्ट करने के लिए एबनॉर्मल लॉस में कौन सा वाला पार्ट लिया गया? केवल और केवल लोडिंग वाला अमाउंट। लोडिंग भी क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ जो हमने माल भेजा था वो आपने दिखाया कि नहीं दिखाया? एचओ सोच रहा था कि नहीं सोचा कि इतने रुपए तो मैं कमा ही लूंगा, लेकिन उसमें से मान लो सारा का सारा माल ही एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया वो प्रॉफिट? तो आईपी वाला वो लोडिंग वाला अमाउंट तो यहाँ पे हटेगा, लेकिन कॉस्ट वाला पार्ट P&L में, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्टिंग वाली वैल्यू होती है वो किसको इंपैक्ट करती है? नेट प्रॉफिट को।
अब जरा नॉर्मल लॉस के बारे में सोचते हैं। नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग कैसे होती होगी? बनाते हैं वापस ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मल लॉस के केस में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, क्या नॉर्मल लॉस आपकी जीपी को इंपैक्ट करता है? हाँ, क्या नॉर्मल लॉस आपकी जीपी को इंपैक्ट करता है? मैंने कहा देखो, माल खरीदा कितने का? 1 लाख का। इस बार एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, इस बार क्या हो गया? मान लो 10,000 का नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग अलग से कुछ नहीं की जाती। आपने क्या कर दिया है? माल बेच दिया। कितने का माल बेच दिया? 90,000 का माल बेच दिया। कितने में बेचा? 50% जोड़कर। कितना हुआ? 135। और अब आपका जीपी कितना शो कर रहा है? ओके, नॉर्मल लॉस है तो हमारा जीपी 35 है, और एबनॉर्मल लॉस था तो हमारा जीपी 45 था। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस जीपी को इंपैक्ट नहीं करता, बट नॉर्मल लॉस की वजह से आपका जीपी इंपैक्ट होता है। वरना हमने तो कमाया कितना था? सर हमने तो 90,000 पे 50% बोले तो 45,000 कमाया था, बट हमारा जीपी कितना दिखा रहा है? सिर्फ 35। 10,000 कम क्यों? नॉर्मल लॉस की वजह से। इसका मतलब नॉर्मल लॉस का कंप्लीट अमाउंट आपकी जीपी को इंपैक्ट करता है। तो इसलिए हम भी क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस का कंप्लीट अमाउंट आपके जीपी को इंपैक्ट करने में यहां पर लिख देंगे। लोडिंग वाला अमाउंट तो आता ही आता है, प्लस कॉस्टिंग वाला अमाउंट भी इंपैक्ट यही जीपी को ही करेगा। क्लियर है वाली चीज? लॉजिक समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अब इसके साथ साथ हमको वो पुराना वाला लॉजिक भी समझ में आया, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस का कॉस्टिंग वाला पार्ट ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है, और नॉर्मल लॉस आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। ठीक है सर। तो एक तो ब्रांच एडजस्टमेंट बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत है? वही पीएनएल अकाउंट, जैसे नॉर्मल पीएनएल होता है ना, खर्चे डेबिट साइड में लिख दो वगैरह, इनकम क्रेडिट साइड में लिख दो, सेम वैसा ही बन जाएगा ब्रांच पीएनएल। तो ब्रांच एडजस्टमेंट स्पेशल था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब 1 बाय 1 हम लिखते हैं। हाँ जी, ओके, ऐसा है क्या? चलो ठीक है, फिर हम ये सारा सीखेंगे कब? एक साथ ही सीख लेंगे, नेक्स्ट क्लास से सीख लेंगे। समझ में आया ये वाली चीज यहां तक? हाँ, लास्ट में तुमसे कुछ भी यहाँ भरवा दो, ठीक है ना? याद रहेगा ये वाली चीज? उस दिन नेक्स्ट डे अपन और डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इतनी जल्दी छोड़ दूं क्या? चलो ओके, थैंक यू, टेक केयर, देन बाय।